तो आप सभी का बहुत ही एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी शटल पर। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए। सीरीज़ ये होगी अबाउट जो डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट होती हैं थ्रू एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। काफ़ी बच्चे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम देते भी हैं और उसमें पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको भरनी होती है एक स्टेज पर जाके, और बहुत बच्चे उसमें काफ़ी गलतियां कर देते हैं पोस्ट प्रेफरेंसेस में, क्योंकि उन्हें जो पोस्ट होती है उसके अंदर की जो वर्क होता है, किस तरह का वर्क है, नेचर क्या है, कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, क्या उसके प्रोज हैं, क्या कौन सा, वो नहीं पता होता। और गलती पोस्ट प्रेफरेंस में करने के कारण कई बार उन्हें गलत पोस्टिंग मिल जाती है और फिर वो जॉब लेकर भी संतुष्ट नहीं हो पाते। तो हम ये जॉब सीरीज शुरू कर रहे हैं आज, जिसमें मैं बताऊंगा आपको जॉब प्रोफाइल सीजीएल की सारी जॉब पोस्ट के बारे में एक एक करके। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इससे पहले मैं शुरुआत करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी हमारी वीडियो आए इस सीरीज़ में वो आप से छूटे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी की, क्योंकि बाप बड़ा न भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो रुपए के लिए हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कितने रुपए मिलेंगे आपको, क्या आपकी सैलरी होगी। तो ये जो जॉब है ये है 4600 ग्रेड पे की, ये सभी जानते हैं। 4600 ग्रेड पे में जो बेसिक सैलरी होती है वो करीब 45,000 होती है, और इसमें एचआरए मिला के, डीए मिला के, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला के जो सैलरी बनती है वो करीब जो है 66,000 के आसपास बन जाती है। और इसमें से आपका एनपीएस कटता है, सीजीएचएस कटता है, और एक आध सब्सक्रिप्शन और कटता है। इसके बाद सैलरी इन हैंड जो आपकी आएगी वो 58-59,000 के आसपास आपकी सैलरी आएगी। तो ये सैलरी आपकी आएगी जब आपकी पोस्टिंग इंडिया में है। लेकिन इस जॉब की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो ये कि आपको काम करने का मौका मिलता है बाहर। जो इंडियन एम्बेसीज़ होती हैं बाहर, उनमें आपको काम करने का मौका मिलता है। तो जब आप बाहर पोस्ट होते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो बदल जाती है। आपकी सैलरी मिलती है कि आप किस कंट्री में पोस्टेड हैं और वहाँ का जो महंगाई है वो किस तरह की है, तो उस हिसाब से आपको वहाँ डॉलर्स में पे होता है। इसके अलावा आपको इंडिया में जो सैलरी मिलती है उसकी बेसिक सैलरी आपको मिलती भी रहती है। तो दो आपकी सैलरी उस टाइम पर हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है इस जॉब में। इसके अलावा बाहर काम करने का मौका भी मिलता है, तो उसके बारे में अभी थोड़ा सा मैं विस्तार से भी बताऊँगा। तो सबसे पहले जब आप सेलेक्ट होते हैं सीजीएल के थ्रू और आपकी जो पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग से पहले जो ही फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हर एक डिपार्टमेंट में, कि आपको अपने सारे अटेस्टेशन फॉर्म्स भरने होते हैं। इसके अलावा आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। एमईए में जो है एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन भी है, क्योंकि आप लोग बाहर कंट्री से जाते हैं तो आईबी की इसमें जो वेरिफिकेशन है वो भी साथ में होती है पुलिस के साथ साथ। उसके बाद इसमें जो है एक मेडिकल भी है, वो भी होता है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इसमें क्या होता है कि जो मेन जॉब होता है असिस्टेंट का, वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसका अब नाम हो गया है बदल के, पहले असिस्टेंट बोलते थे। जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं उनके डे टू डे वर्क में आपको असिस्ट करना होता है। वो आप कैसे असिस्ट करोगे, तो वो असिस्ट करोगे कि आप फाइल वर्क, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, कम्युनिकेशन जो भी होता है वो फाइल के थ्रू आप से ही शुरुआत होगी। सबसे जो एएसओ होता है उसी से फाइल शुरू होती है, फिर ऊपर एसओ, सेक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर होते होते जेएस और इवन सेक्रेटरी तक भी फाइल कई बार जाती है। तो वो आप जो है फ़ाइल को शुरुआत करने वाले आप ही होते हो। तो फाइल वर्क से ही आपका रिलेटेड है सारा काम। इसके अलावा जो दो कंट्रीज़ होती हैं उनके बीच में जो भी डॉक्यूमेंट साइन होने होते हैं, तो उनकी प्लानिंग, एग्ज़ामिनेशन तो बड़े लेवल पर होती है, लेकिन ड्राफ्टिंग, नोटिंग आपको ही शुरुआत करनी होती है। इसके अलावा जो एम्बेसडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। जैसे बाहर वाले इंडिया में आते हैं, और जब इंडिया वाले बाहर जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग अगर इंडिया में है, तो जब बाहर वाले इंडिया आते हैं तो जो भी वहाँ पे उन दोनों कंट्रीज़ के बीच एमओयू साइन होने हैं, मिनिस्ट्री मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, तो उससे रिलेटेड फाइल वर्क और पेपर वर्क जो है वो आप लोगों को ही इनिशिएट करना होता है, जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनकी देख रेख में। इसके अलावा अगर आपकी पोस्टिंग बाहर है तो जो बाहर की एम्बेसी है और इंडिया है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें भी आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक का काम करते हो। इसके अलावा जो बाहर एनआरआईज रहते हैं, अगर आपकी पोस्टिंग बाहर है तो उनसे फ्रेंड रिलेशंस को भी प्रमोट करने का आपका एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम रहता है।
तो काम जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्क है, और आपको इस मिनिस्ट्री में एज एन ASO काम करने में लगेगा कि वाकई में आप कोई मतलब कंट्री के लिए काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। इसके अलावा इंडियन डिप्लोमेसी के बारे में आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है, किस तरह से दो कंट्रीज़ के रिलेशन बिल्ड होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जो हैं काफ़ी जानने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम भी है, एक तरह से आपको अच्छा फील भी होता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो काम है वो फाइल वर्क, नोटिंग, ड्राफ्टिंग का ही है, कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचर का रोल इसमें नहीं है। जहाँ तक वर्क की लोकेशन का सवाल है, तो जब आप अगर इंडिया में पोस्टेड हो तो या तो आपकी पोस्टिंग जो है जवाहरलाल नेहरू भवन, जो कि उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है, लगा हुआ है उससे, वहाँ पे होगी। इसके अलावा नेशनल पासपोर्ट ऑफिसेज़ होते हैं, तो वहाँ पर भी जो अलग अलग सिटीज़ में, तो वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा आपको चॉइस मिलती है जो है फ़ॉरेन पोस्टिंग्स की भी। 3 साल के बाद आपकी फ़ॉरेन पोस्टिंग के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो, तो उसके लिए फिर आपको जो है कंट्रीज़ की चॉइस दी जाती है। और कंट्रीज़ की चॉइस जो दी जाती है वो कई कंट्रीज़ को कैटेगरीज़ में बांटा गया है। ये कैटेगरी होती हैं A+, A, B, C और हार्ड C, और आपको हर एक कैटेगरी में से कुछ कंट्री सेलेक्ट करनी होती हैं कि इन कंट्रीज़ में आप अपनी पोस्टिंग चाहते हो, और फिर ऊपर वाले जो होते हैं वो वैकेंसी पोजीशन देखते हुए और स्ट्रेंथ जो है देखते हुए स्टाफ की वहाँ पर ऑफिस में फिर आपकी पोस्टिंग की जाती है। तो जो सबसे A+ कंट्रीज़ होती हैं उन कंट्रीज़ में आती हैं जैसे न्यूयॉर्क हो गया, टोरंटो, वाशिंगटन हो गया। ए कैटेगरी में आती हैं लंदन, पेरिस, मैड्रिड वगैरह। B में आती हैं शिकागो, ज्यूरिक, सिडनी वगैरह। C में आती हैं थिम्पू, कुवैत, बैंकॉक। और हार्ड C में आती हैं जैसे काबुल हो गया, कंधार हो गया, डमेस्कस हो गया। इस तरह की जो कंट्रीज़ होती हैं। यहाँ पे एक मज़े की बात ये भी है कि जो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने बताया हार्ड C कंट्री, यहाँ पे आपकी जो सर्विस है वो डबल काउंट होती है। मान लो अगर आपने वहाँ 1 साल काम किया तो आपकी सर्विस प्रमोशन के लिए 2 साल काउंट होगी वहाँ पर। तो ये आपको फ़ायदा मिलता है अगर आप हार्ड कंट्री चूज़ करते हो। जो है वो बदल के भी मिलती है। अगर मान लो आपको पहले A+ कंट्री मिल गई है तो नेक्स्ट फॉरेन पोस्टिंग जो आपकी होगी वो किसी और कैटेगरी में होगी। या नहीं कि आप सारी A+ में ही इस कंट्री में आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहेगी। तो ये बदलती रहती है, हर तरह की कंट्री में आपको जाना होगा। जब आप इंडिया में आपकी अगर पोस्टिंग है तो जो गवर्नमेंट का अकोमोडेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, उसके फ़्लैट्स जो हैं वो द्वारका में हैं ज़्यादातर। तो फ्लैट्स कुछ एक फ़्लैट चाणक्यपुरी में भी हैं, लेकिन मेनली द्वारका में ही है। और आसानी से फ़्लैट मिल भी जाता है, कुछ लंबा टाइम नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स। और अगर आपकी पोस्टिंग बाहर फ़ॉरेन में होती है तो पूरा इंतज़ाम वहाँ पर भारत सरकार करती है। पूरा फुल्ली फर्निश्ड आपको वहाँ पे मकान मिलता है। और इसके अलावा जो आपके आने जाने के लिए गाड़ी होती है वहाँ पर, वो भी जो है सरकार की तरफ से दिलाई जाती है। दिल्ली में आपने देखा होगा CD नंबर की गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो एम्बेसी के लोगों के लिए ही होती हैं। CD होता है कंट्री डिप्लोमेट। तो ऐसी गाड़ियाँ आज अगर आप बाहर जाएंगे, बाहर पोस्टिंग होगी, आपको मिलेगी आने जाने के लिए, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो कंट्री डिप्लोमेट। इसके अलावा अगर आप चाहो तो अपना भी सामान जिसमें गाड़ी तक भी है आप बाहर ले जा सकते हो, तो ये भी छूट जो है आपको मिलती है। इसके अलावा जब आप बाहर जाओगे तो आपका जो पासपोर्ट होगा वो नॉर्मल ब्लू पासपोर्ट नहीं होगा जो कि नॉर्मल इंडियन सिटीज़न का होता है। आपको मिलेगा वाइट पासपोर्ट, जो कि पासपोर्ट होता है इंडियन ऑफिशियल्स का। तो आपकी एक अलग पहचान भी बनती है। जब आप बाहर जाते हो आपको एज ए दूसरे कंट्री का डिप्लोमेट के तौर पर ट्रीट किया जाता है, और बड़े आपको कुछ जो हैं स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। आपके जो बच्चे होंगे वो वहाँ पे जो बहुत ही टॉप क्लास स्कूल्स होते हैं उनमें पढ़ेंगे, और आपको उसकी फ़ीस भी देनी नहीं होगी। उनकी फ़ीस आपकी सैलरी से ज़्यादा होगी लेकिन वो आपको देनी नहीं होगी, तो ये फ़ायदा रहता है। इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं डिप्लोमेट्स को, तो वो भी आपको मिलेंगी, और उसका भी आपको कुछ खर्चा देना नहीं होता है। तो मकान का किराया आपको वहाँ नहीं देना, मकान फुल्ली फर्निश्ड मिलेगा। तो आप चाहो अगर थोड़ा आप बचाने की आप में आदत है तो आप अच्छा खासा पैसा बाहर से बचा के ला सकते हो, और जब इंडिया आओगे तो उस पैसे को अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा पैसा आपका नंबर 1 की कमाई होता है, वाइट मनी होता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। फ़ॉरेन पोस्टिंग में आपको ये फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि फैमिली जो है थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि हर 3 साल के बाद आपकी
ट्रांसफ़र हो जाती है। मान लो इंडिया आए, 3 साल रहे, फिर 3 साल के बाद बाहर फ़ॉरेन में आपकी पोस्टिंग हो गई, फिर आप अपना पूरा सामान, अपनी फैमिली आपने वहाँ शिफ्ट करी। 3 साल बाद वहाँ से फिर वापस आप इंडिया आ गए, फिर आप इंडिया में आओगे, बच्चों का स्कूल चेंज होगा, माहौल बदलेगा, तो ये एक सेटलमेंट में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, जहाँ तक फैमिली का सवाल है। तो ये इसका एक कौन है। अगर आप चाहते हो कि आप एक सेटल्ड लाइफ जियो, आपके पूरा मतलब आने ज़्यादा ट्रांसफ़र से आपको अच्छा नहीं लगता एक दूसरी जगह आना जाना, तो उस लिहाज से फिर ये पोस्ट आपको इतना फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि फिर तो ये एक नॉर्मल CSS की जॉब की तरह हो जाएगी आपकी, अगर आप फ़ॉरेन पोस्टिंग नहीं लेते हो और दिल्ली में ही हमेशा रहना चाहते हो। अगर डिनाई करते हो फ़ॉरेन पोस्टिंग, तो वो सीनियर्स के साथ मतलब सीनियर्स को अच्छा इंप्रेशन भी नहीं जाता कि आप MEM आए हो, बार बार फ़ॉरेन पोस्टिंग आप डिनाई कर रहे हो। तो अगर आपको फ़ॉरेन पोस्टिंग में या ट्रांसफ़र में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर इस जॉब में आने का आपको इतना फ़ायदा नहीं है। फिर आप CSS वगैरह ले लो, जहाँ पे प्रमोशन इससे फास्ट है। प्रमोशन की बात मैं अब करने वाला हूँ। तो प्रमोशन का जहाँ तक सवाल है, तो आप ज्वाइन करोगे ASO 4600 ग्रेड पे में। फिर एक एग्ज़ाम होता है, 4 साल बाद आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो और उसको आप पास कर लोगे। तो फिर जैसे ही वैकेंसी अवेलेबल होगी, तो वहाँ आपको 4800 में आप सेक्शन ऑफिसर बन जाओगे। उसके बाद जो है 4 साल बाद 4800 से 5400 ग्रेड पे में आज पहुँच जाते हो, सेक्शन ऑफिसर ही रहोगे। सेक्शन ऑफिसर के बाद फिर नेक्स्ट प्रमोशन अंडर सेक्रेटरी का होता है, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी और उसके बाद डायरेक्टर तक फाइनली आप पहुंच सकते हो। इससे आगे जो है JS रैंक शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर एम्पेनलमेंट नहीं हो पाता। जो SSC के थ्रू बंदे जाते हैं वो UPSC वाले ही हैं, JS जिनका एम्पेनलमेंट होता है। इसके अलावा जो थोड़ा मैं बता दूं आपको क्विकली इसकी ट्रेनिंग के बारे में है। जॉइनिंग के टाइम पे कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन जब आपको बाहर कंट्री में भेजा जाता है, उससे पहले आपकी एक ट्रेनिंग होती है, और ये ट्रेनिंग होती है आपकी FSI इंस्टीट्यूट, जो कि JNU दिल्ली में है। तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है करीब 1 महीने की। उस 1 महीने की ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि आप जिस कंट्री में जाओगे, तो वहाँ के आपको कल्चर बताई जाती है, वहाँ की भाषा आपको बताई जाती है, वहाँ के बारे में आपको थोड़ा सिखाया जाता है, वहाँ की जो लैंग्वेज है उसकी बारे में भी आपको बताया जाता है उसकी, और उसका बाकायदा एक टेस्ट भी होता है, और उसको आप टेस्ट को अगर पास कर लेते हो तो तभी आपको फ़ॉरेन पोस्टिंग मिल पाती है। तो इस ट्रेनिंग में कई मॉड्यूल होते हैं, और 30 दिन के अंदर ये पूरी ट्रेनिंग वो कवर कर लेते हैं। तो बड़ी हैक्टिक ट्रेनिंग होती है, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो काफ़ी कुछ आप सीखोगे भी, और उसको टेस्ट को आपने पास कर लिया तब आपकी फ़ॉरेन पोस्टिंग हो जाएगी। और फ़ॉरेन पोस्टिंग में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका कंडक्ट बहुत ही जेंटलमैनली होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी कंट्री के एम्बेसडर हो उस कंट्री में आप। इसके अलावा जो भी लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, मान लो आपकी बाहर पोस्टिंग होगी, तो जो भी लोग आपने डिपेंडेंट दिखाए हुए हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, उन सभी को आप बाहर ले जा सकते हो। सभी का वीज़ा बड़ी आसानी से बन जाएगा, और आपके साथ वो रह सकते हैं, वो भी बाहर का जो है एंजॉय कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को आपके साथ साथ। तो ये भी इसमें फ़ायदा है। आप अपने घर वालों को भी वहाँ घुमा सकते हो जो आप पे डिपेंडेंट है। अगर आप चाहते हो कि किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करो इसके साथ साथ, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि काम बहुत रहता है इसमें। मिनिस्ट्री में हमेशा कुछ ना कुछ डिप्लोमेट्स आते जाते रहते हैं, कंट्रीज़ के बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो आप हमेशा बिज़ी रहोगे, आपको खाली बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको 4-5-6 घंटे रोज़ पढ़ने के मिल जाएँ ऑफिस के बाद, तो इस टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। और भैया इसमें प्रमोशंस हैं स्लो, क्योंकि वैकेंसीज जो होती हैं बहुत कमी होती हैं, क्योंकि केवल एक ही मिनिस्ट्री है MEA जिसमें आपका प्रमोशन होगा, तो बहुत कम वैकेंसी खाली हो पाती हैं। तो प्रमोशन इसमें रहता है स्लो एज़ कम्पेयर टू CSS। तो अगर आपको मतलब बाहर पोस्टिंग का लालच नहीं है और प्रमोशन थोड़ा फास्ट चाहिए, तो आप CSS इसमें प्रेफर करो। ME उस केस में आपके लिए फिर सही पोस्ट चॉइस नहीं है। तो आज मैंने संक्षेप में नटशेल में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है अपनी तरफ से। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही पोस्ट प्रेफरेंसेस लेकर आपके लिए आता रहूँगा इस सीरीज़ में। इसके अलावा और भी चीज़ें काफ़ी शुरू करने के मेरे लिए पाइपलाइन में है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।